इसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और हमने वहां उस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग की जो 5 प्रॉपर्टी है वो हमने वहां डिस्कस की थी। तो आज हम अपने इस वीडियो के अंदर जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर के, देन वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज के टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। अब यहाँ इसका मतलब क्या देखिए, मान लीजिए हमें स्टार्टिंग में कोई डिटरमिनेंट गिवन है थर्ड ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें कोई भी डिटरमिनेंट गिवन है और हमने क्या किया, उसकी किसी भी एक रो या कॉलम को किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। तब के से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में उसका जो आंसर आएगा वो पहले वाले डिटरमिनेंट का क्या होगा, के टाइम्स होगा वो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी डिटरमिनेंट का स्टार्टिंग में जो आंसर आता है वो आता है 6 और हमने क्या किया, उसकी फर्स्ट रो को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में जब हम उस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो उसका हमारा आंसर क्या आएगा, 18 आएगा, क्योंकि वो पहले वाले का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। वही यहाँ पर आपको बताया गया है ये। और इसको आप अगर प्रूफ करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर डिटरमिनेंट कंसीडर किया थर्ड ऑर्डर का। इसमें एलिमेंट्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं विद हेल्प ऑफ सार्स डायग्राम। सार्स डायग्राम क्या था, डिटरमिनेंट आपका सेम आएगा, स्टार्टिंग के जो आपके 2 कॉलम है उनको यहाँ रिपीट करना है और अब इन वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्स का, प्लस में इनका मल्टीप्लाई और प्लस में इनका मल्टीप्लाई। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, A1 B2 C3 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है B2, और यहाँ पे आएगा B1 C2 A3 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्लस में C1 A2 B3 आ गया। माइनस में क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई ऐसे। तो मल्टीप्लाई माइनस में क्या आ जाएगा, A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1 प्लस C3 A2 और B1। ये अपने पास में इस डेल की वैल्यू आ गई। और अब हमने क्या किया, आप इसमें किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी जो थर्ड रो है डिटरमिनेंट की उसको मैंने के से मल्टीप्लाई करवा दिया। तब ये जो डिटरमिनेंट डेल था ये क्या बन गया, डेल 1 बन गया। और इसको के से मल्टीप्लाई करवाने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, के A3 के B3 और के C3 आ जाएगी, बाकी दोनों रो सेम रहेगी। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, सार्स डायग्राम की हेल्प से करेंगे। तो स्टार्टिंग का जो डिटरमिनेंट है आपको सेम आएगा, स्टार्टिंग की 2 जो कॉलम्स है इनको हम यहाँ रिपीट कर देंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई प्लस में इनका मल्टीप्लाई प्लस में इनका मल्टीप्लाई जो मैंने यहाँ ये लिखा हुआ है। और माइनस में क्या आएगा, ये वाली वैल्यू जो हमने अभी यहाँ ऊपर सोल्व किया था, के A3 B2 C1, ठीक है, फिर के B3 C2 A1 यहाँ आ जाएगा, प्लस में के C3 A2 B1 जो लास्ट में आ जाएगा। अब देखिए डेल 1 को एक्सपेंड करने के बाद जो वैल्यू आई है, इसमें जितनी टर्म्स हैं उनके अंदर सभी में क्या है, के यहाँ है, के यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, इधर भी के है और यहाँ पर भी के है। तो हम क्या करेंगे, इन टर्म्स में से के बाहर कॉमन निकाल देंगे और कॉमन निकालने के बाद में अपने पास जो वैल्यू यहाँ अंदर बची है वो सेम किसके इक्वल है, डेल के। देखिए A1 B2 C3 A1 B2 C3 प्लस में B1 C2 A3 B1 C2 A3 प्लस में C1 A2 B3 C1 A2 B3, माइनस में क्या आएगा, A3 B2 C1 ये रहा, B3 C2 A1 यहाँ पर है, C3 A2 B1 अपने पास ये रहा। तो देखिए यहाँ से क्या अपने को रिजल्ट मिला है कि जो डेल 1 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, डेल का के टाइम्स आई है, जो मैंने आपको यहाँ अभी इस एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था ये। तो इस प्रॉपर्टी में आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसके बाद अपने पास जो डिटरमिनेंट आएगा वो पहले वाले का जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करवाया है उतना ही टाइम्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो 6 प्रॉपर्टी आपकी थी ये। यहाँ देखिए अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है 7th नंबर। इसमें ये क्या कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम of a determinant consists of sum of 2 or more terms, then determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants whose other rows or columns are not changed.
अब इसका यहाँ मतलब क्या है कि मान लीजिए हमें कोई भी डिटरमाइनेंट दिया हुआ है, उसकी किसी एक रो या एक कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो क्या है, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स की फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे मैंने एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है, देखिए फर्स्ट कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म में आपको दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, उस डिटरमाइनेंट को हम एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमाइनेंट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अगर यहाँ टू से अगर ज्यादा एलिमेंट यहाँ प्लस में दिए हुए हैं तो वहां डिटरमाइनेंट ज्यादा बन जाएंगे, अगर टू ही है तो वहां अपने पास में टू डिटरमाइनेंट आ जाएंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है, हुज अदर रोज और कॉलम आर नॉट चेंज, यानी कि जिस रो या कॉलम में हमें एलिमेंट्स एज सम ऑफ टू और मोर टर्म की फॉर्म में दिए हुए हैं उसको छोड़कर बाकी जो अपने पास में रोज और कॉलम होंगी उनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। कब, जब हम उस डिटरमाइनेंट को एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमाइनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ ये डिटरमाइनेंट मैंने कंसीडर किया हुआ है जिसकी फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट क्या है, a1 प्लस d1, a2 प्लस d2, a3 प्लस d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। अब यहां मैं इसको क्या करूंगा, इस सिंगल डिटरमाइनेंट को मैं एज सम ऑफ टू डिटरमाइनेंट के फॉर्म में लिखूंगा। वो कैसे, क्या वो आपको करना क्या है, ये जो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है इसको यहां आप सेम लिखोगे ऐसे, फर्स्ट वाले पार्ट को a1 a2 a3। इसके बाद सेकंड जो एलिमेंट है इसको आपको यहां नहीं लिखना है, फिर आप सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम b1 b2 b3 c1 c2 c3, फिर प्लस के अंदर आप एक और डिटरमाइनेंट बनाओगे सेम इसी ऑर्डर का, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट जो आपके पास सम में दिया हुआ था यहाँ, वो यहाँ लिखोगे आप d1 d2 d3 जो यहाँ लिखा हुआ था, और ये जो दोनों कॉलम है ये आपके सेम आएंगे और ये अपना डिटरमाइनेंट क्या बन जाएगा, एज सम ऑफ टू डिटरमाइनेंट की फॉर्म में आ जाएगा। ये अगर थ्री एलिमेंट होते हैं यहाँ पे कि a1 प्लस d1 प्लस में e1, तो यहाँ आप प्लस में क्या कर सकते थे, e1 e2 e3, फिर b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहाँ आपको एक बात नोट रखनी है, नोट करनी क्या आपको यहाँ पे कि यहाँ लिखा हुआ ए रो और ए कॉलम, यानी कि एक रो और एक कॉलम की बात की है। कभी ऐसा ना हो कि यहाँ ये भी जो एलिमेंट है ये वाले और ये वाले ये भी ठीक इसी फॉर्म में है। मान लीजिए यहाँ होता है b1 प्लस e1 और यहाँ होता है b2 प्लस e2, यहाँ होता है b3 प्लस e3, तो उसको आपको इस फॉर्म में राइट नहीं करना है, आपका वो गलत हो जाएगा। वो अगर सिंगल कॉलम या सिंगल रो अगर इस फॉर्म में है तभी आप डिटरमाइनेंट को एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमाइनेंट की फॉर्म में राइट कर सकते हो। अगर सिंगल कॉलम या रो से ज्यादा, मान लीजिए टू रो या फिर उसके टू कॉलम ऐसे सम की फॉर्म में दिए हुए हैं, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो वहां आपको ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है। उम्मीद करता हूं आपको ये 6th और 7th प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, और बाकी जब हम इसके एग्जांपल और क्वेश्चंस करेंगे जो इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड होंगे वहां आपको ये और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी आती है 8 नंबर कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद कोफैक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज 0। अब इसका यह कहने का मतलब क्या है, आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। देखिए कि अगर अपने को कोई डिटरमाइनेंट दिया हुआ है और हम उसके किसी भी रो या कॉलम, मैं यहाँ रो का एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, कि उसके हमने किसी रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किसी अदर जो रो है उनके एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ करवाकर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो है ये, इसके मैं एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करवाता हूं मैं यहाँ सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ में, तो जो सेकंड रो है इसके एलिमेंट्स है इसके कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, a21 का कोफैक्टर क्या बनेगा, f21, a22 का f22 और a23 का f23। अब मैं इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इन कोफैक्टर के साथ करवाता हूं और इन्हें ऐड करवाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आप जरूरी नहीं है फर्स्ट रो वाला यहां मल्टीप्लाई कराओ, आप थर्ड रो के जो एलिमेंट्स है इनका भी यहां मल्टीप्लाई इनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो, तब भी आंसर 0 आएगा। आप फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकाल कर उनका मल्टीप्लाई सेकंड या थर्ड रो के एलिमेंट्स के साथ करवाकर ऐड करोगे तो भी आंसर आएगा, 0 आएगा। अब यहां
आपको नोट करने वाली बात यह है, रट्टा नहीं लगाना है। आपको समझना क्या है कि अगर हम किसी भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किसी अदर रो या कॉलम्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ करवाकर ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि आपने थर्ड कॉलम के ये बात ध्यान रखनी है कि एलिमेंट्स अगर रो वाले लिए हैं तो हमें कोफैक्टर रो वाले कंसीडर करने होंगे। अब मान लीजिए आपने थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर आपने निकाल लिए, क्या आएंगे, F13, F23 और F33। उन कोफैक्टर का मल्टीप्लाई चाहे आप इन एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाकर ऐड करवा देना तो भी आंसर 0 आएगा, या इनके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई इन एलिमेंट्स के साथ आप करवाकर ऐड कर दो तो भी तुम्हारा आंसर 0 आएगा। हम इस डिटरमिनेंट को यहाँ सोल्व करते हैं। तो मैंने अभी क्या किया, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं इनका मल्टीप्लाई मैंने सेकंड जो रो है उनके कोफैक्टर के साथ करवा दिया, यानी A11 F21, A12 F22, A13 और F23। अब देखिए कोफैक्टर F21, F22, F23 कैसे निकालते हैं। मैंने अपने लास्ट के किसी वीडियो के अंदर मैंने आपको कोफैक्टर निकालना यहाँ सिखाया हुआ है। तो अगर आपको कोफैक्टर अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप उस वीडियो को प्ले लिस्ट से आप उस वीडियो को इजीली देख सकते हो और कोफैक्टर निकालना आप सीख सकते हो। तो देखिए A11 बाहर आएगा 21, इनका सम क्या है, ओड है ना, तो बाहर माइनस का सिंबल आएगा। माइनस क्यों आता है, तो -1 की पावर हम 2 + 1 करते हैं 3, तो -1 की पावर 3 क्या होती है, ओड नंबर है तो माइनस का सिंबल आएगा। तो 21 निकालते हैं ये वाला, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, A12 33 जो मैंने लिखा हुआ है, माइनस में 32 13, प्लस में इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं तो वैल्यू कैसी प्लस की आएगी, क्योंकि इनका सम क्या है, इवन है। तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, क्या हमने A11 A33 माइनस में A31 13 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और प्लस में इस एलिमेंट का हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालते हैं। तो A13 हमारा बाहर आ जाएगा, ये लाइन छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, A11 32 माइनस में 31 12 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, माइनस का सिंबल बाहर आएगा क्योंकि इनका सम क्या है, ओड है। सम अगर इवन होता है ना तो प्लस का सिंबल कोफैक्टर के आगे, मतलब जैसा अपना आता है वैसा, और अगर सम इनका ओड आ जाता है तो उसके आगे माइनस का सिंबल लगा देते हैं। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये वैल्यू माइनस की है ना, माइनस क्या आ जाएंगी, A11 12 33 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो गया ना, A11 32 13 आ गए यहाँ पे, प्लस में क्या आएगा, A12 A11 A33 माइनस में क्या हो जाएगा, A12 31 और A13, ये वैल्यू माइनस की है तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, A13 A11 A32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, A13 A31 A12। अब देखिए ये वाली वैल्यू प्लस की है ना, A11 A12 A33। अब देखिए रहा A11 A12 A33 प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, इस टर्म से ये टर्म अपनी कैंसिल हो चुकी है। A11 A32 और A13, ये प्लस की वैल्यू है A11 A13 A32, माइनस की वैल्यू देखो अपने यहाँ पर ये रही A11 A13 A32। इस वैल्यू से या इस टर्म से टर्म कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ ये टर्म हमारी माइनस की है, ये टर्म प्लस की है, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा ये। तो इसलिए आपको यहाँ प्रॉपर्टी में यही ध्यान रखना है कि अगर आपने फर्स्ट जो रो है इसके आपने अगर एलिमेंट आप लोगों ने चूज किए हैं, तो आप अगर इसके किसी सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ में या थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाकर ऐड करवाओगे तो आंसर क्या आएगा, 0। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है कि अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के कोफैक्टर से ही करवा दिया और उन्हें ऐड करते हो आप इस तरह, तो अपने पास में क्या आएगी, डेट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अपना डेट किसके इक्वल हो जाएगा, A11 F11 A12 F12 और A13 F13। यानी कि यहां से आपको जो दो प्रॉपर्टी आपको यहां समझ में आनी चाहिए। पहली क्या है कि अगर हमने किसी रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किसी अदर रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ में करवाकर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। और सेकेंडली क्या, अगर हमने किसी रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई या किसी कॉलम के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई उसी रो या कॉलम्स के कोफैक्टर के साथ में करवा दिया
तो अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा, डेल मिलेगा। ठीक है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर से एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूं आपको मैं कि अगर आपने किसी रो, मान लीजिए हमने सेकंड रो है, सेकंड रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ में ही करवा दिया तो हमें क्या मिलेगा, डेल। डेल का मतलब है जो हम एक्सपेंड करके वैल्यू निकालते हैं ना, वही वैल्यू अपनी आ जाएगी। सेकेंडली प्रॉपर्टी अपनी क्या है कि अगर मान लो हमने सेकंड रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो या थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ में करवा दिया तो अपना आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों प्रॉपर्टी में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और आपको ये दोनों प्रॉपर्टी भी ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, एलिमेंट्स और कोफैक्टर पे बेस्ड आपकी प्रॉपर्टी थी। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में अपने पास में 2 प्रॉपर्टी और बचती है, तो वो उनको समझने से पहले आपको ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशंस, ये आपको समझ में आने चाहिए। तो पहले मैं आपको ये करवा रहा हूँ, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कुछ बच्चों को ये रो को रो में ऐड करना, कॉलम को कॉलम में ऐड करना, या उनको इंटरचेंज करना, या हम ऐड क्यों करते हैं, या रो और कॉलम को माइनस क्यों करवाते हैं, वो उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है वो। इसलिए पहले आप ये समझिए, तो मैं आपको यहाँ रो ऑपरेशन करवा रहा हूं मैं, सेम ऐसे ही आप कॉलम ऑपरेशन को आप कर सकते हो आप। तो देखिए मैंने यहाँ सबसे पहले क्या किया, मैंने यहाँ पर डेल एक कंसिडर किया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अब देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस में हम रो ऑपरेशन सबसे पहले हम कैसे यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ क्या करना है कि आपको ये जो फर्स्ट रो है, इस रो के अंदर आपको सेकंड रो ऐड करनी है या आपको थर्ड रो ऐड करनी है, तो आप उसको ऐड कैसे करेंगे। मैंने यहाँ क्या किया हुआ है कि मैंने R1 के अंदर, मैं चाहता हूं मैं R1 के अंदर R2 को मैं ऐड करूं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो R1 में अगर आपको R2 ऐड करना है तो उसके लिए उसको आप ऐसे डिनोट करोगे, आप ऐसे लिखोगे। देखिए आप R1 यहाँ लिखना है, फिर यहाँ जो आपने लिखा है ना वही आपको यहाँ लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो R1 यहाँ लिखते हैं, यहाँ R2 प्लस R1 करते हैं, ये आपको यहाँ नहीं करना है। जो आपने रो या कॉलम आपने यहाँ लिखा है वही सेम यहाँ आएगा। आपने यहाँ R3 लिखा है तो पहले आपको यहाँ R3 लिखना है, और आपको R2 ऐड करना है ना तो आप इसको लिखोगे ऐसे R1 प्लस R2। इतना करने के बाद आपको दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि इस डिटरमिनेंट के अंदर उसी रो या कॉलम में चेंज होगा जो आपने यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा आपकी जो और रो या कॉलम है उनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए मैंने यहाँ R1 लिखा है ना, तो यहाँ पर R2 में और R3 में कोई चेंज नहीं होना। इनको आप पहले एज इट इज आप राइट कर सकते हो ऐसे A2 B2 C2 A3 B3 C3। R1 में क्या किया मैंने, R1 के अंदर R2 ऐड किया है। आप ऐड कैसे करेंगे, यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, तो इस फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये A1 प्लस A2, सेकंड में सेकंड B1 प्लस B2, थर्ड में थर्ड C1 प्लस C2। अब ऐसे ही मान लीजिए मैं इसी में एक और चेंज करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि R2 में मैं R2 के अंदर मैं R3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाकर ऐड कर दूं। देखिए आप जो भी यहाँ लिखते हैं, आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया, उसका इस डिटरमिनेंट पे यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होना है। चेंज किस में होगा, ओनली R2 के अंदर। R1 और R3 जैसे भी है वो सेम रहेगी। मैंने 3 R3 लिखा है ना, तो आपको यहाँ इस डिटरमिनेंट के अंदर R3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाकर नहीं लिखना है। तो चेंज होगा वो किस में होगा, R2 के अंदर। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, R1 मैंने यहाँ यूज नहीं किया ना R1, तो R1 मेरी सेम आ गई। R3 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ना, इधर यहाँ बात कर रहा हूं मैं, यहाँ तो आप लिखोगे, यहाँ बात कर रहा हूं मैं। R3 बिल्कुल सेम आ जाएगा एज इट इज। चेंज किस में हुआ, R2 में। क्या चेंज हुआ, R2 को मुझे R2 प्लस में 3 R3 करना है। तो ये देखिए ये R3 मेरी क्या है, A3 B3 C3। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं और यहाँ क्या बन जाएगा 3A3, और इसमें यहाँ ऐड करूंगा क्या बनेगा, ये A2 प्लस में 3A3। B2 है 3 से मल्टीप्लाई किया क्या बन जाएगा 3B3। तो इनका ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, B2 प्लस 3B3। C2 में ऐड करते क्या बनेगा, C2 प्लस में 3C3। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ जो आप लिखते हैं रो या कॉलम, उसी के अंदर चेंज करना है, और जो आपके रो कॉलम है वहां आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसी डिटरमिनेंट के अंदर क्या चाहता हूं मैं कि R1 और R2 को मैं इंटरचेंज करवा दूं मैं। हमने इंटरचेंज की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना कि डिटरमिनेंट का सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ ये प्लस का है तो ये क्या कैसा बन जाएगा, ये माइनस का सिंबल इसके आगे आ जाएगा।
इंटरचेंज को आप डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे आप ये R1, फिर ये ऐसे एरो, फिर ये एरो, या फिर आप ऐसे राइट कर सकते हो आप ये जो एरो है इसके दोनों साइड में आप ये ऐसे इसको शो करोगे आप R1 और R2। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमने R1 को R2 बना दिया और R2 को R1 बना दिया। देखिए मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ नेकिन के अंदर, R1 अपन ये थी ना, अब ये क्या बन जाएगी R2, और ये R2 है, ये क्या बन जाएगी R1। R1 क्या बन जाएगी A2 B2 C2, और R2 क्या बन जाएगी A1 B1 C1। ये यहाँ चेंज हो जाएगा। अब ऐसे ही आप कोई भी आप लोग ऑपरेशन आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं R1 में R2 R3 दोनों ऐड कर दूं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, R1 ये एरो का सिंबल, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो कि पहले आपने R2 R3 ऐड किया, फिर आपने उन दोनों का जो आपका सम आएगा वो R1 में ऐड कर सकते हो। इससे अपना क्या बन जाएगा, R1 में क्या चेंज होगा, R1 क्या बन जाएगा A1, इसमें हमें क्या क्या ऐड करना है R2 R3, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। A1 यहाँ अब क्या वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 आ जाएगा। मैं यहाँ करता हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 आ जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा B1 B2 B3, यहाँ क्या बनेगा C1 C2 प्लस C3। अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि चेंज इसी में करना है आपको, R2 R3 में कोई चेंज नहीं करना। ये आपकी ऐसी चीज आएगी A2 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा, B3 आ जाएगा और C3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ये सेम सारे ऑपरेशन आप लोग कॉलम के अंदर यूज कर सकते हो। आप जैसे यहाँ क्या बनेगा C1 को बना देंगे C1 प्लस C2, सेम सारे जो ऑपरेशन हम रो में यहाँ यूज करते हैं जो मैंने आपको बताया भी, ठीक वैसे ऑपरेशन आप कॉलम के अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो क्या आती है कि हम ऐसा करते क्यों है, R1 में R2 क्यों ऐड करते हैं, R3 में R1 क्यों ऐड करते हैं, क्यों उनको माइनस करवाते हैं, क्यों तीनों को ऐड करते हैं। ये इसलिए करते हैं, देखिए स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है अपने को जो डिटरमाइनेंट गिवन होता है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, उसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करने में हमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करना होता है हमें। और कई बार क्या होता है कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक एग्जांपल थोड़ा सा आपको बता रहा हूं मैं, बाकी हम जो उसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको मैं ये सारा अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। अब मान लीजिए मेरे पास में यहाँ नंबर दिए हैं 8 7 19, यहाँ लिखा हुआ है 4 12, और यहाँ लिखा हुआ है 25, यहाँ लिखा हुआ मान लीजिए 9 29, या यहाँ 2 कर दीजिए आप, और यहाँ 40 कर दीजिए। अब देखिए मैं कहता हूँ इसको आप सोल्व कीजिए। अगर इसको आप किसी भी रो या कॉलम से नॉर्मली एक्सपेंड करते हो आप R1 R2 R3 आपकी मर्जी किसी से भी, इसमें हमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं क्या चाहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास में यहाँ अगर कैसे भी 0 बन जाए, या यहाँ 0 बन जाए, या यहाँ 0 बन जाए, तो अगर मेरे पास में किसी रो या कॉलम के अंदर एक या एक से ज्यादा 0 बन जाते हैं तो आपको पता है हमें कैलकुलेशन बहुत ही कम करना पड़ेगा। यहाँ 0 कैसे बन सकता है, या तो मैं ये एलिमेंट किसमें है R1 में है ना, R1 में है, यहाँ 0 बनाना है मतलब मुझे चेंज करना R1 में, तो R1 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ 4 है, ये 4 8 कब बनेगा, जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, तो मेरा सिंपल क्या बन गया ये कि R1 में से मैं माइनस कर दूंगा 2R2। देखिए ऐसा करने में मैं आपको पूरा सोल्व यहाँ नहीं करवा रहा है, बता रहा हूँ ऐसे मैं। यहाँ देखिए 8 है ना, R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। जब माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ क्या बनेगी, यहाँ तो 0 बन जाएगी, यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा, वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 4 है ना, यहाँ 2, तो 4 R2 में है तो R2 में चेंज करना है मेरे को। यहाँ क्या है 2, तो जाहिर सी बात इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 4 बन जाएगा। तो R2 को मैं क्या लिखूंगा, R2 माइनस 2R3। ऐसा करने के बाद यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये क्या बन गया 4, 4 माइनस 4, यहाँ भी क्या बन जाएगी 0। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में मेरे पास 2 0 आ गए ना। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, तो मेरा आंसर जो है बहुत ज्यादा इजीली मुझे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू ली है, कुछ क्वेश्चन में एक्स की फॉर्म में हमें डिटरमाइनेंट दिया होता है, वहां पर भी हम ये देखेंगे भी यहाँ अपने पास मैक्सिमम 0 कैसे बन सकते हैं, और वो 0 बनाने के लिए ही हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन हम मोस्टली यूज करते हैं। इनका मेन बेनिफिट ये होता है कि आप रो को रो में से कॉलम माइनस करते हैं या ऐड करते हैं, वो हम क्यों करते हैं, ताकि अपना जो डिटरमाइनेंट है वो थोड़ा ज्यादा अपने लिए इजी बन जाए सोल्व करने के लिए।
इसलिए आप ये रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन हम यहाँ यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थोड़ा समझ में आपको आ गया होगा, ये कि जो मैंने यहाँ पर आपको अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन करवाए थे, ये वाले R1 को तीनों को ऐड करना, ये इंटरचेंज करना, जो भी है, तो ये आप लोग अच्छे से समझोगे। और अगर अब भी आपको इसके अंदर डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब आपको मैं इसके एग्जाम्पल या हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको मैं ये और ज्यादा बेटर आपको क्लियर करवा दूंगा मैं ये। अब देखिए अपने पास में जो दो प्रॉपर्टी और बची हुई है डिटरमाइनेंट की, वो हम सोल्व करते हैं इन्हीं का यूज करके। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमाइनेंट के अंदर जो अपने पास में 9th नंबर जो प्रॉपर्टी आती है, या कह सकते हो आप नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो ये है। देखिए जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, या इसका मतलब ये है कि अगर अपने को कोई डिटरमाइनेंट गिवन है तो अगर हमने उसकी किसी रो के अंदर या कॉलम के अंदर कोई दूसरी रो या कॉलम को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाकर ऐड करेंगे तो डिटरमाइनेंट का जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए मुझे यहां पर ये डिटरमाइनेंट गिवन है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके फर्स्ट कॉलम के अंदर, ये मैंने आपको अभी समझाया था ना, ये मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम के अंदर सेकंड कॉलम को ऐड करवा दिया K से मल्टीप्लाई करवाकर। तो आपको पता है ना कि यहाँ अगर C1 लिखा है तो ओनली C1 में चेंज होगा, C2 C3 में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए C2 बिल्कुल सेम एज इट इज और C3 भी बिल्कुल सेम है। C1 में क्या चेंज हुआ, C1 के अंदर हमें C2 ऐड करना है K से मल्टीप्लाई करवाकर। तो A1 में यहाँ K से मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या बनेगा KB1 KB2 KB3। ऐड करवाने बाद क्या बन जाएगा A1 प्लस KB1 A2 प्लस KB2 A3 प्लस में KB3। अब हमने यहाँ प्रॉपर्टी आज डिस्कस की थी कि अगर कोई भी किसी डिटरमाइनेंट के अंदर कोई भी रो या कॉलम है वो किस फॉर्म में है, एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, तो हम उस डिटरमाइनेंट को हम एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमाइनेंट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ प्रॉपर्टी यूज की, देखिए A1 A2 A3 आ जाएगा, फिर ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस में क्या आएगा, ये सेकंड वाले एलिमेंट ये KB1 KB2 KB3, बाकी दोनों सेम आएंगे। अब देखिए ये डिटरमाइनेंट में यहाँ सेम रखता हूं मैं, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, यहां डिफरेंस है मैट्रिक्स में और डिटरमाइनेंट में। क्या कि मैट्रिक्स में जो कॉमन आता है वो हमें सारे एलिमेंट में से कॉमन निकालना होता है, और डिटरमाइनेंट में क्या होगा, हम किसी भी एक रो या कॉलम में से अलग से कोई भी नंबर, हम कोई भी वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहां क्या किया, C1 में से मैंने क्या कॉमन निकाल दिया, K। यहां लिखोगे टेकिंग कॉमन K फ्रॉम C1। तो C1 से यहाँ K जाएगा तो K यहाँ बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा B1 B2 B3, ये रहा B1 B2 B3, सेकंड कॉलम B1 B2 B3 और यहाँ C1 C2 C3। अब हमने प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि अगर किसी डिटरमाइनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कॉलम अगर इक्वल है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ देखिए C1 और C2 क्या है, इक्वल है ना, ये C1 और C2 इक्वल है, तो इस डिटरमाइनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ये अपने पास क्या था, स्टार्टिंग वाला डेल था ये, तो डेल यहाँ है, ये भी अपना डेल है, ये 0 बन गया, डेल इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल आ गया। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा है कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि अगर हम किसी भी डिटरमाइनेंट के अंदर किसी एक रो या कॉलम के अंदर कोई अदर रो या कॉलम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाकर ऐड करवाएंगे तो डिटरमाइनेंट की वैल्यू चेंज नहीं रहेगी, वो पहले थी या पहले जो आई है वही बाद में आएगी ऐड करवा के सोल्व करने के बाद में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी है। तो अब हम इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमाइनेंट में अपनी लास्ट जो प्रॉपर्टी है 10th नंबर, वो क्या है, देखिए आप कि इफ डिटरमाइनेंट इज ए पॉलिनोमियल इन x such that its value is 0 at x is equal to a, then x minus a is a factor of determinant। यानी कि अपने पास में जो डिटरमाइनेंट है वो x की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल है और x is equal to a पे उसकी डिटरमाइनेंट की वैल्यू है 0, तो उस केस में क्या होगा, x माइनस a उस डिटरमाइनेंट का एक फैक्टर होगा। अब मान लीजिए कोई भी आपको डिटरमाइनेंट गिवन है जिसके अंदर x भी हमने यूज किया हुआ है और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये जो डिटरमाइनेंट है इसका x इज इक्वल टू 2 जो है वो एक रूट है, ठीक है ना, या ये आपसे बोला गया है कि x इज इक्वल टू 2 पे ये डिटरमाइनेंट 0 बनता है। तो उस केस में
अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा कि x-2 जो है वो इस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर होगा। देखिए इसको मैं प्रूफ करवाता हूँ कैसे करना है। ये कि हमने यहाँ पर डेल हमने कंसीडर किया 1 1 x a b x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये x के फॉर्म पे है ना, तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है। अब मैं यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करता हूँ। ये जो मैंने आपको अभी बताया था ना कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हम यूज क्यों करते हैं, डिटरमिनेंट में मैक्सिमम जीरो बनाने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ जीरो बनाना पहले, तो ये इस यहाँ जीरो बनेगा ना, यहाँ जीरो बनाओगे तो आप या फिर ये एलिमेंट देखना या फिर ये देखना, यहाँ दोनों सेम है। आपकी मर्जी, आप r1 माइनस r2 कर सकते हो और r1 माइनस r3 आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, r1 में से r2 माइनस कर लिया। यहाँ जीरो बनाना है तो 1 में से 1 जाएगा ना, ये जीरो बन जाएगा, तो मैंने r2 को बना दिया r2 माइनस r3। देखिए ये r1 है, पहले में इसमें से ये माइनस करता हूं तो 1 माइनस 1 0, x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऑपरेशन लगाया मैंने, तो r2 r3 में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ एक और ऑपरेशन क्या लगाते हैं, r2 में से r3 चेंज करते हैं, माइनस करते हैं, तो r1 में कोई चेंज नहीं होना, r3 में कोई चेंज नहीं होना, तो r2 क्या बन जाएगी 1 माइनस 1 0, a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसी डिटरमिनेंट को थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। 0 0 1 सेम आएगा, x माइनस a माइनस बी आपका सेम आएगा। यहाँ फैक्टर करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या बन जाएगा x माइनस ए एक्स प्लस ए, यहाँ क्या बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, और ये बी स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे ये बी स्क्वायर आपका सेम आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन निकालते हैं। एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप ये ऑपरेशन ऐसे लगाते हो ना तो 90% क्या होता है, ये ऑपरेशन अगर आपने ठीक लगाए हैं तो आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ फैक्टर बाहर कॉमन पक्का आएगा, और कॉमन निकाल कर ही आपको आगे एक्सपेंड करना होता है। कॉमन नहीं निकालोगे थोड़ी आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। तो मैंने यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, r1 से x माइनस ए कॉमन निकाल सकते हैं, और r2 में से a माइनस बी, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है टेकिंग कॉमन x माइनस ए एंड a माइनस बी फ्रॉम r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए x बाई ए, यहाँ सॉरी इक्वल नहीं आएगा, x माइनस ए और a माइनस जब बाहर आ गया, यहाँ क्या रहेगा 0 0 1, यहाँ क्या बच गया 1 1 b, और यहाँ x प्लस ए प्लस बी बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड हमें किससे करना होता है, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो होते हैं। तो यहाँ C1 के अंदर मैक्सिमम जीरो है ना, तो मैं इसको C1 से इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। मैं ये दोनों फैक्टर बाहर आ जाएंगे, बाहर जीरो है तो इंटू कुछ भी जीरो बन जाएगा, बाहर जीरो है इंटू कुछ भी जीरो बन जाएगा। अब ये देखिए 1 बाहर आएगा तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू करवाएंगे, क्या आएगा a प्लस बी, और माइनस में करवाएंगे ये x माइनस ए हो जाएगा, a से कैंसिल, क्या बच गया b माइनस एक्स बच गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई x माइनस ए माइनस बी बी माइनस एक्स। चाहो यहाँ माइनस कॉमन निकाल दो आप, ये यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे, यहाँ माइनस कॉमन निकाल दो प्लस बन जाएगा, ये आपका x माइनस ए हो गया। यहाँ माइनस कॉमन निकाला क्या बन गया b माइनस ए, यहाँ माइनस कॉमन निकाला क्या बन गया x माइनस बी। तो देखिए सोल्व करने के बाद लास्ट में अपने पास जो वैल्यू आई है उसमें अपने पास x माइनस ए आया है ना, तो x माइनस ए क्या है, इस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एग्जांपल बताया था, मान लीजिए आप ये कि 1 x 1 1 1, यहाँ मान लीजिए आप x, यहाँ मान लीजिए 2x माइनस 4, यहाँ मान लीजिए x माइनस 4, और इधर मान लीजिए आप 3x, इधर मान लीजिए 2x माइनस 9, और यहाँ मान लीजिए x माइनस 1। सपोज कीजिए, मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ एग्जाम्पल, ये बुक के अंदर मेंशन नहीं है, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अब आपसे कहा गया है कि ये जो डिटरमिनेंट है ये x इज इक्वल टू 4 पे 0 होता है। हालांकि ये होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ ये कि x इज इक्वल टू 4 पे 0 बनता है। तो यहाँ से हमें इस प्रॉपर्टी से क्या रिजल्ट मिलेगा कि x माइनस 4 जो है वो इसका एक फैक्टर होगा, जो हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10th नंबर प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी, और जो हमने आज एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े हैं या जो 5 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है वो सारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी में डाउट है, एलिमेंट्री ऑपरेशन में डाउट है या कुछ प्रॉपर्टी के अंदर आपको डाउट है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करिएगा, और मैं जब आपको या तो ये सारी फिर से रिपीट करवा दूंगा मैं ये नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कमेंट नहीं आता है, मान लीजिए आप वीडियो को थोड़ा कम देखते हैं कैसे भी, तो
तो मैं आपको जब इसके 4.2 के जो क्वेश्चन या एग्जाम्पल करवाऊंगा और जहां जहां ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तब मैं आपको वहां भी अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। बट आपको प्रेफरेंस इसी बात को देनी है कि जो हमने इस वीडियो में आज पढ़ा है, अगर आपको वो आज ही अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप ये मत सोच कर चलिएगा कि सर जब नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाएंगे तब वहां सीख लेंगे। नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल और वो करवाने से पहले आपको ये कवर करवा दूंगा मैं ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।